जब सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धि को परखने की ठान ली। पूरी दास्तान। मुगल साम्राज्य का वो दौर अपने वैभव, न्याय और विद्वानों के लिए जाना जाता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन भी अपनी पूरी शान में सजा हुआ था। संगमरमर के स्तंभों पर टिकी छत के नीचे सोने जड़ी गद्दी पर सम्राट अकबर विराजमान थे। दरबारियों की कतारें सजी थीं। सेनापति, काजी, विद्वान और अमीर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। वातावरण में गंभीरता थी, पर आज उस गंभीरता में कुछ असामान्य सा तनाव भी घुला हुआ था। अकबर के चेहरे पर आज वो मुस्कान नहीं थी जो अक्सर बीरबल की हाजिरी में दिखा करती थी। उनकी आंखों में विचारों की गहराई थी, जैसे किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले मन के तराजू पर बहुत कुछ तौल रहे हों। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान नवरत्नों में गिने जाते थे, आज दरबार के बीचों बीच खड़े थे। उनका मुख शांत था, पर उनकी आंखें सम्राट के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अकबर ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें हंसाने या परखने के लिए कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछूंगा। पूरा दरबार एकदम मौन हो गया। आज मैं ये जानना चाहता हूं, अकबर ने आगे कहा, कि क्या बुद्धि वास्तव में हर परिस्थिति से ऊपर होती है या उसकी भी कोई सीमा होती है? बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। जहां पना, बुद्धि वही है जो सत्य और न्याय के साथ खड़ी रहे। उसकी सीमा नहीं होती, पर उसकी परीक्षा अवश्य होती है। अकबर की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वो चमक चुनौती की थी। उन्होंने अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, तो सुनो बीरबल, मैं आज तुम्हें ऐसी चुनौती देता हूं जो न किताबों में है न इतिहास में लिखी गई है। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि बुद्धि सचमुच सर्वोच्च है, और यदि असफल हुए तो स्वयं स्वीकार करूंगा कि बुद्धि भी कभी कभी हार जाती है। दरबारियों के बीच सरसराहट फैल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकबर कभी बीरबल की बुद्धि पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अकबर ने आदेश दिया और एक साधारण वस्त्र पहने व्यक्ति को दरबार में लाया गया। वो व्यक्ति न अमीर लग रहा था, न गरीब, न विद्वान, न मूर्ख। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में गहरी थकान थी। अकबर बोले, ये व्यक्ति 3 राज्यों की सीमा से भटकता हुआ मेरे राज्य में आया है। इसका अपराध ये है कि इसने न तो कोई अपराध किया है न कोई भलाई। फिर भी इसकी उपस्थिति से 3 राज्यों में विवाद खड़ा हो गया है। बीरबल ने पहली बार हैरानी से उस व्यक्ति को देखा। अकबर ने आगे कहा, तीनों राज्य कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा है, और तीनों ये भी कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी वे नहीं लेंगे। अब बताओ बीरबल, ऐसा कौन सा न्याय है जो किसी को अपनाने को तैयार है पर उसका भार उठाने को नहीं? दरबार फिर से सन्नाटे में डूब गया। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये प्रश्न सत्ता, न्याय, नैतिकता और मानवता चारों को एक साथ परख रहा था। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अकबर की ओर। जहां पना, उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या मुझे इस व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। बीरबल उस व्यक्ति के पास गए और बड़े स्नेह से पूछा, तुम कहां से आए हो? व्यक्ति बोला, जहां से मुझे निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि मैं किसी के काम का नहीं था, और अब मैं सबके काम का हो गया हूं, इसलिए कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। ये उत्तर सुनकर कई दरबारी चौंक गए। बीरबल कुछ देर तक मौन रहे, फिर धीरे धीरे वापस अपनी जगह आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या निर्णय है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां पनाह, ये चुनौती केवल बुद्धि की नहीं है, ये मनुष्य होने की भी परीक्षा है। मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, बीरबल को आज से 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन बाद यदि वो उत्तर नहीं दे पाए तो ये मान लिया जाएगा कि बुद्धि भी कभी कभी मौन हो जाती है। 3 दिन। पूरे राज्य में ये चर्चा फैल गई कि अकबर ने बीरबल को सबसे कठिन चुनौती दे दी है। लोग कहने लगे, इस बार बीरबल फंस गया है। कुछ ने कहा, अब देखो बुद्धि कैसे रास्ता निकालती है। पहली रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्हें उस व्यक्ति का चेहरा याद आता रहा और अकबर की आंखों में छिपा प्रश्न। दूसरी रात उन्होंने नगर के गरीब इलाकों में घूमकर लोगों की बातें सुनी। तीसरी सुबह वे नदी किनारे बैठे, जहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता, वही सबसे अधिक अपना होता है।
बीरबल की आंखों में प्रकाश फैल गया। तीसरे दिन दरबार फिर से सजा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो बीरबल, क्या बुद्धि ने उत्तर खोज लिया? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, इस व्यक्ति को कोई राज्य नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि ये लाभ नहीं देता। इसलिए इसका न्याय राज्य नहीं, सम्राट करेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मैं? अकबर ने पूछा। हाँ जहांपनाह, बीरबल बोले, क्योंकि सम्राट का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि उस मनुष्य का भी उत्तरदायित्व लेना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। कुछ क्षणों का मौन, फिर अकबर के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया बीरबल कि बुद्धि केवल प्रश्न हल नहीं करती, वो मनुष्यता को भी जीवित रखती है। दरबार में जयकार गूंज उठी। दरबार में गूंजती जयकार के बाद भी अकबर का चेहरा पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ था। मुस्कान उनके होठों पर थी, पर आंखों में अब भी विचारों की परछाइयां तैर रही थी। बीरबल की बात ने सत्य का स्पर्श तो किया था, पर सम्राट के मन में एक और परीक्षा जन्म ले चुकी थी। वे जानते थे कि वास्तविक बुद्धि केवल एक निर्णय से नहीं, बल्कि लगातार बदलती परिस्थितियों में स्वयं को सिद्ध करती है। दरबार विसर्जित हुआ। अमीर उमराव अपने अपने समूहों में बातें करते हुए बाहर निकलने लगे। कोई बीरबल की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई अकबर की मौन गंभीरता पर अटक गया था। बीरबल शांत भाव से बाहर निकले, पर उनके भीतर हलचल थी। वे समझ गए थे कि ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। उसी रात अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलवाया। कक्ष में दिए की मध्यम रोशनी थी। दीवारों पर टंगी तलवारें और चित्र जैसे इस वार्ता के साक्षी बनने को तैयार खड़े थे। अकबर ने बैठने का संकेत किया और बिना भूमिका के बोले, बीरबल, आज तुमने न्याय की बात की, पर क्या न्याय हमेशा करुणा से चलता है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, न्याय बिना करुणा के कठोर हो जाता है और करुणा बिना न्याय के कमजोर। अकबर कुछ क्षण टहलते रहे, फिर रुके और बोले, मान लो वही व्यक्ति जिसकी बात आज हुई कल अपराध कर दे, तब भी क्या सम्राट उसे अपनाए रखे? ये प्रश्न सीधा नहीं था, इसमें भविष्य, भय और सत्ता की सीमा छिपी थी। बीरबल ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। जहांपनाह, तब सम्राट उसे न्याय देंगे। अपनाना और अपराध को स्वीकार करना, ये दोनों अलग बातें हैं। अकबर ने पलट कर देखा। तो बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलती है? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, बुद्धि नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। अकबर कुछ नहीं बोले। उन्होंने हाथ उठाकर बीरबल को विदा कर दिया, लेकिन जाते जाते एक वाक्य छोड़ दिया, कल से तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू होगी। अगली सुबह फतेहपुर सीकरी में अजीब सी घोषणा हुई। नगाड़ों की आवाज के साथ मुनादी कराई गई कि अगले 7 दिनों तक कोई भी व्यक्ति सम्राट से सीधे न्याय की मांग नहीं कर सकेगा। सभी मामले बीरबल के पास लाए जाएंगे और उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। नगर में खलबली मच गई। लोग चकित थे। कुछ प्रसन्न थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति न्याय करेगा, तो कुछ भयभीत थे कि कहीं ये सत्ता का बोझ किसी एक पर डालने का प्रयोग तो नहीं। पहला दिन आया। एक व्यापारी और एक किसान का विवाद लाया गया। भूमि की सीमा को लेकर दोनों वर्षों से लड़ रहे थे। व्यापारी अपने दस्तावेज लेकर आया था, किसान अपने पसीने और मेहनत की कहानी। बीरबल ने दोनों को सुना, खेत को देखा, मिट्टी को छुआ और निर्णय दिया कि भूमि उस किसान की होगी, लेकिन व्यापारी को उसके निवेश का उचित मुआवजा मिलेगा। लोगों ने कहा, यह न्याय है। दूसरे दिन एक सैनिक और एक विधवा स्त्री आई। सैनिक पर आरोप था कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। सबूत अधूरे थे। बीरबल ने सैनिक को दंड दिया, पर उतना ही जितना प्रमाण कहता था। लोग बोले ये संतुलन है। तीसरे दिन एक चोर पकड़ा गया। वो भूखा था, कमजोर था और चोरी की गई वस्तु भी मामूली थी। बीरबल ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि काम दिलवाया। कुछ ने कहा यह करुणा है, कुछ ने फुसफुसाया ये ढील है। अकबर रोज दूर से ये निर्णय देख रहे थे। वे कुछ कहते नहीं थे, पर हर फैसले के साथ उनका प्रश्न और गहरा होता जा रहा था। 7वें दिन से पहले ही नगर में 2 धड़े बन गए। एक कहता था बीरबल जैसा न्याय कभी नहीं देखा। दूसरा कहता था ये न्याय नहीं, भावुकता है। 7वें दिन अकबर ने दरबार बुलाया। इस बार वातावरण भारी था। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, अगर तुम्हारे इन निर्णयों से राज्य में असंतोष फैल जाए तो क्या तुम स्वयं को दोषी मानोगे? बीरबल ने बिना हिचक उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि न्याय से असंतोष फैलता है
तो दोष न्याय का नहीं, हमारी अपेक्षाओं का होता है। ये उत्तर दरबार में गूंज की तरह फैल गया। अकबर की भौहें तन गईं। तो क्या सम्राट को भी अपनी अपेक्षाएं त्याग देनी चाहिए? जहां पनाह, बीरबल बोले, सम्राट वही होता है जो अपने भीतर के भय से बड़ा हो। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। फिर अकबर हंसे नहीं, मुस्कुराए भी नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, अब अंतिम परीक्षा शेष है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल समझ गए, अब जो आने वाला है वो अब तक की सबसे कठिन कसौटी होगी। अंतिम परीक्षा की घोषणा के बाद दरबार विसर्जित तो हो गया, लेकिन फतेहपुर सीकरी की हवाओं में बेचैनी तैरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थरों की दीवारें भी आने वाले निर्णय की आहट सुन रही हों। बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। पहली बार उनके चेहरे पर स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी। ये चिंता अपने लिए नहीं, बल्कि उस सीमा के लिए थी जहां बुद्धि भी मौन हो सकती है। उधर सम्राट अकबर पूरी रात जागते रहे। उनके सामने मानचित्र फैले थे, राज्य की सीमाएं, कर संग्रह, सेनाओं की संख्या, सब कुछ। पर इन सब के बीच उनका मन बार बार एक ही प्रश्न पर लौट आता था, क्या बुद्धि सत्ता से ऊपर हो सकती है? वे जानते थे, बीरबल का उत्तर केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए दृष्टांत बन जाएगा। अगली सुबह विशेष दरबार बुलाया गया। इस बार दरबार में न तो भीड़ थी, न कोई उत्सव। केवल चुने हुए दरबारी, सेनापति और काजी उपस्थित थे। अकबर ने संकेत किया और 2 सिपाही एक भारी संदूक लेकर आए। संदूक को दरबार के बीच रखा गया। उस पर कोई निशान नहीं था, न ही कोई नाम। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस संदूक में राज्य का सबसे बड़ा रहस्य रखा है। इसे खोलने का अधिकार केवल सम्राट को है, पर इसका निर्णय तुम्हें करना है। दरबारियों में सरगर्मी फैल गई। रहस्य और निर्णय? अकबर ने आगे कहा, मैं तुम्हें 3 विकल्प देता हूं। पहला, तुम कहो कि यह संदूक खोला जाए। दूसरा, तुम कहो कि इसे सदा के लिए बंद रखा जाए। तीसरा, तुम ऐसा निर्णय दो जिसमें संदूक न खुले न बंद रहे। ये सुनकर दरबार ठिठक गया। तीसरा विकल्प अस्पष्ट था, लगभग असंभव। बीरबल ने संदूक की ओर देखा, फिर अकबर की ओर। जहां पनाह, उन्होंने पूछा, क्या इस निर्णय से किसी का जीवन जुड़ा है? अकबर ने बिना भाव बदले कहा, पूरे राज्य का। ये उत्तर किसी तलवार की तरह गिरा। बीरबल समझ गए कि ये केवल बौद्धिक प्रश्न नहीं, बल्कि सत्ता और उत्तरदायित्व की सीमा रेखा है। उन्हें समय दिया गया, 1 दिन, केवल 1 दिन। दिन भर बीरबल नगर में घूमते रहे। उन्होंने बाजार में व्यापारियों की बातें सुनी, मदरसे में बच्चों को पढ़ते देखा, सैनिकों को अभ्यास करते देखा। हर जगह उन्हें एक ही बात दिखी, लोग भविष्य से डरते हैं, लेकिन अज्ञान से भी। शाम को वे फिर उसी नदी किनारे पहुंचे जहां पहले साधु से भेंट हुई थी। साधु वहां फिर मिला। बिना भूमिका के साधु बोला, जो रहस्य सबके लिए खोल दिया जाए वो रहस्य नहीं रहता, और जो रहस्य हमेशा बंद रहे वो बोझ बन जाता है। बीरबल देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, तो मार्ग क्या है? साधु मुस्कुराया, मार्ग वही है जिसमें उत्तरदायित्व अकेले का नहीं रहता। अगली सुबह अंतिम दरबार सजा। वातावरण इतना भारी था कि जैसे हर श्वास सुनाई दे रही हो। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, निर्णय क्या है? बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को छुआ तक नहीं, बोले, जहां पनाह, मेरा निर्णय तीसरा है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आंखें तरेरी, स्पष्ट करो। बीरबल बोले, ये संदूक ना खोला जाएगा, ना सदा के लिए बंद रहेगा। इसे राज्य की सार्वजनिक स्मृति में रखा जाएगा। इसका अस्तित्व सब जानेंगे, पर इसे खोलने का अधिकार केवल तभी होगा जब पूरा दरबार, काजी, सेनापति और प्रजा के प्रतिनिधि एकमत हों। एक क्षण को जैसे समय रुक गया। अकबर ने धीरे से पूछा, और यदि कभी वो एकमत ना हो पाए तो ये रहस्य हमें ये याद दिलाता रहेगा। बीरबल बोले कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन पर अकेले शासन नहीं किया जाना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सिर झुकाए खड़े थे, कुछ की आंखों में सम्मान था। अकबर ने बहुत देर बाद कहा, आज तुमने सिद्ध किया बीरबल कि बुद्धि केवल समाधान नहीं देती, वो सत्ता को उसकी सीमा भी दिखाती है। उन्होंने संदूक की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। आज से ये परीक्षा समाप्त होती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी।
क्योंकि उसी शाम संदूक को लेकर दरबार में एक नई अफवाह फैलने लगी कि उसमें कोई वस्तु नहीं बल्कि कोई नाम लिखा है, और वो नाम किसी का भी हो सकता था। संदूक को लेकर फैली अफवाह रात की तरह पूरे फतेहपुर सीकरी में फैल चुकी थी। कोई कहता था उसमें किसी गद्दार का नाम है, कोई फुसफुसाता था कि उसमें स्वयं सम्राट का भविष्य लिखा है, तो कोई ये भी कह रहा था कि उसमें ऐसा रहस्य है जो पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता था, और यही अज्ञान लोगों के मन में भय बनकर उतरने लगा। अकबर ने ये सब सुना पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि अफवाहें भी कभी-कभी सत्य से अधिक शक्तिशाली होती हैं। बीरबल ये भी समझ रहे थे कि ये अफवाह अपने आप नहीं फैली है, किसी ने जानबूझकर इसे हवा दी है। अगले दिन अकबर ने बीरबल को फिर बुलाया। इस बार कोई औपचारिक दरबार नहीं था, केवल दो व्यक्ति, एक सम्राट और एक बुद्धिजीवी, आमने सामने बैठे थे। अकबर ने बिना भूमिका के पूछा, यदि प्रजा उस संदूक से डरने लगे तो क्या तुम्हारा निर्णय सही माना जाएगा? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, डर रहस्य से नहीं होता, डर उस खालीपन से होता है जिसे हम अपने अनुमान से भर देते हैं। अकबर ने भौएं से कोड़ ली, तो क्या तुम कह रहे हो कि ये भय हमारे अपने मन की उपज है? हाँ, बीरबल ने उत्तर दिया, और यही भय किसी भी साम्राज्य को भीतर से खोखला कर सकता है। अकबर उठे और खिड़की के पास चले गए। नीचे नगर दिख रहा था, जीवन चलता हुआ पर आशंकाओं से घिरा हुआ। उन्होंने कहा, यदि कोई इस अफवाह का उपयोग विद्रोह के लिए करे तो क्या ये बुद्धि की हार नहीं होगी? बीरबल कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जहां पनाह, बुद्धि की हार तब होती है जब वो भय से निर्णय लेने लगे। अकबर ने अचानक मुड़कर कहा, तो आज तुम्हारी अगली परीक्षा है। इस अफवाह को रोको बिना संदूक खोले। ये चुनौती पहले से भी कठिन थी। बीरबल जानते थे कि अफवाहें तर्क से नहीं, विश्वास से चलती हैं। उस दिन बीरबल ने कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने न सैनिक भेजे न दंड दिया। वे नगर में निकल पड़े। बाजार, मस्जिद, सराय, घाट, हर जगह वे लोगों के बीच बैठे, सुने और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि लोग संदूक से नहीं बल्कि अनिश्चित भविष्य से डर रहे थे। एक बूढ़ा बोला, अगर उसमें हमारे लिए कुछ बुरा लिखा हो तो? एक युवक ने कहा, अगर किसी का नाम हो तो कल मेरा भी हो सकता है। बीरबल को समाधान का सूत्र वहीं मिला। अगले दिन विशेष सभा बुलाई गई। न ये दरबार था न जनसभा, बल्कि दोनों के बीच का एक नया रूप। अकबर स्वयं उपस्थित थे, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठे। वे आम लोगों के बीच खड़े थे। बीरबल आगे आए और बोले, ये संदूक किसी का भविष्य नहीं छुपाता। ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि भविष्य लिखित नहीं होता। सभा में खामोशी छा गई। उन्होंने आगे कहा, अगर इसमें कोई नाम होता भी तो वो नाम उस व्यक्ति का होता जो भय से निर्णय लेता है। अकबर ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि हर वर्ष एक दिन इस संदूक के पास राज्य के प्रतिनिधि एकत्र होंगे और स्वयं से ये प्रश्न पूछेंगे, क्या हम भय से शासन कर रहे हैं या विवेक से? संदूक तब भी नहीं खुलेगा। ये सुनकर लोगों का भय धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगा। अफवाह की धार कुंद हो गई। पर उसी शाम एक काजी ने गुप्त रूप से अकबर से भेंट की। उसने कहा, जहां बना ये सब बहुत अच्छा है, पर यदि संदूक वास्तव में खाली हुआ तो क्या बीरबल का ये पूरा तर्क ढह नहीं जाएगा? अकबर देर तक मौन रहे, फिर बोले, यदि वो खाली हुआ तब भी उसने हमें सोचने पर मजबूर किया और यही उसकी शक्ति है। उस रात अकबर ने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या सत्ता का उद्देश्य नियंत्रण है या चेतना? बीरबल अपने कक्ष में बैठे दीपक की लौ देख रहे थे। उन्हें पता था कि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगली चुनौती अफवाह या संदूक की नहीं, बल्कि स्वयं अकबर के भीतर उठते द्वंद्व की होगी। फतेहपुर सीकरी की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। महलों के गलियारों में कदमों की गूंज के साथ विचारों की आहट सुनाई देने लगी थी। अकबर के भीतर जो द्वंद्व जन्म ले चुका था वो अब मौन नहीं रह गया था। सत्ता जो अब तक उनके हाथों में सहज बैठी थी, पहली बार उन्हें भारी लगने लगी थी। अगली सुबह अकबर ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन एक न्याय सभा होगी, जिसमें ना तो वे सम्राट होंगे ना बीरबल मंत्री, बल्कि दोनों केवल प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता होंगे।
निर्णय कोई नहीं देगा, केवल प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर सुने जाएंगे। दरबारियों को समझ नहीं आया कि ये कैसा आयोजन है। कुछ ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने इसे महानता। बीरबल ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, पर वे समझ गए कि ये अकबर की सबसे व्यक्तिगत परीक्षा है। न्याय सभा का दिन आया। सभा खुले प्रांगण में रखी गई। सिंहासन हटवा दिया गया। अकबर और बीरबल आम आसन पर बैठे। चारों ओर दरबारी, विद्वान, काजी और नगर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अकबर ने सभा की शुरुआत की। उन्होंने पूछा, यदि सम्राट स्वयं भ्रमित हो जाए तो क्या वो शासन के योग्य रहता है? ये प्रश्न केवल बीरबल से नहीं था, ये स्वयं अकबर से था। बीरबल ने उत्तर देने से पहले सभा की ओर देखा, फिर बोले, जहां पनाह, जो स्वयं को अचूक मानता है वही शासन के अयोग्य होता है। भ्रम स्वीकार करना कमजोरी नहीं, चेतना है। सभा में हल्की हलचल हुई। अकबर ने दूसरा प्रश्न रखा, यदि प्रजा का विश्वास सम्राट से उठ जाए तो क्या केवल शक्ति से उसे वापस लाया जा सकता है? बीरबल का स्वर गहरा हो गया। शक्ति डर पैदा कर सकती है, विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के राज्य केवल एक बड़ा कारागार होता है। कुछ दरबारी असहज हो गए। ये पहली बार था जब ऐसी बातें खुले मंच पर कही जा रही थीं। अब बीरबल ने प्रश्न पूछा, जहां पनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा भय कौन सा है, प्रजा का भय या सम्राट का अपना भय? अकबर कुछ क्षण मौन रहे। ये मौन भारी था। फिर उन्होंने कहा, सम्राट का अपना भय, क्योंकि वही पूरे राज्य को प्रभावित करता है। ये स्वीकारोक्ति सभा में गूंज की तरह फैल गई। सभा आगे बढ़ती गई। प्रश्न गहरे होते गए। न्याय, करुणा, दंड, दया, शक्ति और उत्तरदायित्व, हर विषय पर बात हुई। कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई। सत्ता और बुद्धि पहली बार एक ही स्तर पर बैठकर संवाद कर रहे थे। सभा समाप्त हुई। लोग लौट गए, पर अकबर वहीं बैठे रहे। बीरबल भी उठे नहीं। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, यदि कभी ऐसा दिन आए जब मुझे निर्णय लेने का अधिकार छोड़ना पड़े तो क्या राज्य सुरक्षित रहेगा? बीरबल ने बिना किसी भावुकता के उत्तर दिया, जहां पनाह, राज्य व्यक्ति से नहीं, मूल्यों से सुरक्षित रहता है। अकबर की आंखें नम हो गईं। ये किसी पराजय का क्षण नहीं था, बल्कि किसी बंधन से मुक्त होने का था। अगले दिन अकबर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय अब केवल सम्राट के नहीं होंगे। परिषद, काजी और प्रजा के प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। ये सत्ता का विभाजन नहीं, बल्कि उसका विस्तार होगा। दरबारियों में मतभेद थे, पर विरोध नहीं, क्योंकि अकबर का स्वर दृढ़ था और उनके शब्दों में भय नहीं, विश्वास था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन कहानी का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं था कि बीरबल कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि ये था कि सम्राट अकबर स्वयं कितने महान बन पाए। अकबर की घोषणा के बाद फतेहपुर सीकरी में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। ये वो शांति नहीं थी जो भय से पैदा होती है, बल्कि वो थी जो लंबे समय बाद सत्य के स्वीकार से जन्म लेती है। दरबारियों के मन में कई प्रश्न थे, पर किसी के पास उन्हें खुलकर पूछने का साहस नहीं था। वे समझ चुके थे कि ये केवल शासन की दिशा बदलने का समय नहीं है, बल्कि सोच की भी परीक्षा है। संदूक अब भी दरबार के एक कोने में रखा था, न खोला गया न हटाया गया। वो अब वस्तु नहीं रहा था, प्रतीक बन चुका था, सीमाओं का, उत्तरदायित्व का और उस ज्ञान का जिसे हर कोई जानना चाहता है, पर हर कोई सहन नहीं कर सकता। एक शाम अकबर स्वयं बीरबल के कक्ष में आए, बिना किसी सेवक के, बिना किसी औपचारिकता के। ये पहली बार था जब सम्राट अकबर केवल अकबर नहीं थे, वे एक मनुष्य थे। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारी बुद्धि मेरे सिंहासन के लिए खतरा बन सकती है? बीरबल इस प्रश्न से विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पना, जो सिंहासन सत्य से डरता है वही वास्तव में असुरक्षित होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। और यदि प्रजा ये मानने लगे कि बीरबल अकबर से अधिक बुद्धिमान है? बीरबल ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये आपकी नहीं मेरी हार होगी, क्योंकि बुद्धि का उद्देश्य स्वयं ऊंचा दिखना नहीं, बल्कि दूसरों को उठाना होता है। ये उत्तर अकबर के हृदय में उतर गया।
उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, तभी तो मैंने तुम्हें कभी मंत्री नहीं मित्र माना। उसी रात अकबर ने एक और निर्णय लिया, सबसे कठिन। उन्होंने अपने जीवन की घटनाएं लिखवाने का आदेश दिया। युद्ध, विजय, भूलें, क्रोध, दया, सब कुछ। इतिहास को सजाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सच बताने के लिए। बीरबल ने यह सुना तो समझ गए कि अब परीक्षा पूरी होने के निकट है। कुछ दिनों बाद एक बालक दरबार में आया, साधारण वस्त्र, निडर आंखें। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या सम्राट भी गलती करता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने स्वयं उत्तर दिया, हां, और जो ये स्वीकार नहीं करता वही सबसे बड़ी गलती करता है। बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा यही वो क्षण है जिसके लिए सारी चुनौतियां थीं। संदूक वहीं रखा रहा, ना कभी खुला, ना कभी हटाया गया, और यही उसका उत्तर बन गया। समय बीतता गया, पर फतेहपुर सीकरी में कुछ ठहरा ठहरा सा लगने लगा, जैसे राज्य ने सांस लेना तो जारी रखा हो, पर हृदय की धड़कन किसी गहरे विचार में उलझ गई हो। अकबर के आदेशों में अब उतावलापन नहीं था, और बीरबल की वाणी में पहले से भी अधिक संयम आ गया था। दोनों जानते थे अब जो होने वाला है वो बाहरी परीक्षा नहीं, आत्मा की कसौटी होगी। एक सुबह अकबर ने असाधारण आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि अगले दिन दरबार में न्याय का आरोप प्रस्तुत किया जाएगा। न अभियुक्त का नाम बताया गया, न अपराध का। केवल इतना कहा गया कि वो व्यक्ति राज्य के सबसे निकट रहा है। ये सुनते ही दरबारियों की निगाहें अनायास ही बीरबल की ओर मुड़ गईं। फुसफुसाहटें फैल गईं, पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोला। बीरबल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे समझ चुके थे, अब प्रश्न उनके ज्ञान का नहीं, उनके त्याग का है। अगले दिन दरबार सजा। वातावरण में बोझ था। अकबर ने स्वयं सभा की अध्यक्षता नहीं की। वे एक ओर बैठ गए। काजी आगे आए और बोले, जिस व्यक्ति पर आज आरोप है वो सम्राट का विश्वास पात्र रहा है। कहा जाता है कि उसकी बुद्धि ने कई बार राज्य को दिशा दी, पर अब वही बुद्धि प्रश्नों के घेरे में है। बीरबल आगे बढ़े, बिना किसी भय के, बिना किसी क्रोध के। अकबर ने पहली बार बीरबल की आंखों में देखा। वहां न चुनौती थी, न अपेक्षा, केवल शांति थी। काजी ने आरोप पढ़ा। कहा गया कि बीरबल ने अपने प्रभाव से कई निर्णयों को प्रभावित किया, और इससे यह संदेह पैदा हुआ कि कहीं बुद्धि सत्ता से ऊपर तो नहीं बैठ गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह आरोप झूठा नहीं था, पर अधूरा था। अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे शब्दों का भार कभी कभी मेरे आदेशों से अधिक रहा? बीरबल ने सिर झुकाया। हां जहांपनाह, पर वो भार आपके मौन से उपजा था, मेरे अहंकार से नहीं। ये उत्तर तलवार की तरह सीधा था। काजी ने पूछा, यदि ये सिद्ध हो जाए कि राज्य के निर्णय एक व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर हो गए थे, तो क्या वो व्यक्ति दोषी नहीं? बीरबल ने गहरी सांस ली। दोषी वो नहीं होता जिसे सुना जाता है, दोषी वो होता है जो सुनते हुए सोचना छोड़ दे। अब सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर उठे, उनका स्वर स्थिर था। यदि आज बीरबल दोषी है तो उसका दंड मैं स्वयं भोगूंगा, क्योंकि मैंने ही उसे सुना, मैंने ही उसे प्रश्न पूछने दिया। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने आगे कहा, बीरबल की बुद्धि ने मुझे कभी कमजोर नहीं किया, उसने मुझे सीमाएं दिखाईं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, पर अब प्रश्न ये है बीरबल, यदि कभी तुम्हें चुनना पड़े बुद्धि और मौन के बीच, तो क्या तुम मौन चुन सकोगे? ये प्रश्न सबसे कठिन था। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जिस दिन मेरी बुद्धि आपके मौन से भारी हो जाए उस दिन मुझे हट जाना चाहिए। दरबार में पहली बार आंसुओं की चमक दिखी। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल दरबार में केवल तब बोलेंगे जब उनसे पूछा जाएगा। ये दंड नहीं था, ये विश्वास था, और बीरबल ने सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लिया। संदूक अब भी वहीं था, पर अब उसकी उपस्थिति किसी भय की तरह नहीं, एक चेतावनी की तरह थी। बीरबल का मौन दरबार में किसी घोषणा से कम नहीं था। जो व्यक्ति कभी प्रश्नों से रास्ते खोल देता था, वो अब चुपचाप खड़ा रहने लगा। पहले पहल दरबारियों को ही अच्छा लगा। उन्हें लगा कि अब निर्णय बिना चुनौती के होंगे, बिना आईना दिखाए। पर कुछ ही दिनों में सब समझने लगे कि मौन भी एक शक्ति है, और कभी कभी सबसे भारी। दरबार पहले की तरह सचता रहा, पर वातावरण बदल गया था।
अकबर प्रश्न पूछते और बीरबल तब तक नहीं बोलते जब तक उनसे पूछा न जाए। कई बार अकबर जानबूझकर प्रश्न नहीं करते। वे देखना चाहते थे क्या बिना बीरबल की वाणी के दरबार संतुलित रह सकता है। पहले ही सप्ताह एक कठिन मामला आया। 2 प्रांतों के बीच जल विवाद। सेनापति युद्ध की बात कर रहे थे, काजी कानून की और अमीर लाभ की। अकबर ने सब सुना और पहली बार कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिली। उनकी दृष्टि अनायास ही बीरबल पर गई। बीरबल खड़े थे, शांत, मौन। अकबर ने कुछ नहीं पूछा। निर्णय टल गया। नगर में चर्चा शुरू हो गई। बीरबल अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ ने कहा अब राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। कुछ ने फुसफुसाया अब बुद्धि का दीप बुझ गया। दिन बीतते गए, मौन भारी होता गया। फिर एक दिन अकबर ने एक बालक को दरबार में बुलवाया। वही बालक जिसने कभी पूछा था क्या सम्राट भी गलती करता है। अकबर ने पूछा यदि एक ज्ञानी चुप रहे तो क्या वह ज्ञान खो देता है। बालक ने बिना झिझक उत्तर दिया, नहीं जहांपना, तब लोग सीखते हैं कि स्वयं कैसे सोचना है। अकबर का सिर झुक गया। उन्हें उत्तर मिल गया था। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि दरबार में हर निर्णय से पहले सभी को अपनी बात रखनी होगी, बिना किसी एक पर निर्भर हुए। बीरबल अंत में केवल ये बताएंगे कि जो कहा गया है उसमें क्या छूटा है। दरबारियों को यह कठिन लगा। उन्हें आईना पसंद नहीं था। पहले ही ऐसे दरबार में लंबी बहस हुई। जब सब बोल चुके तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब तुम बोलोगे। बीरबल ने पहली बार मौन तोड़ा। जहांपना, उन्होंने कहा, आप सब ने समाधान खोजे पर किसी ने समस्या का कारण नहीं पूछा। सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, पर वही वाक्य पर्याप्त था। उस दिन दरबार ने सीखा कि बुद्धि हमेशा उत्तर नहीं देती, कभी कभी सही प्रश्न दे देती है। रात को अकबर बीरबल के पास आए। तुम्हारा मौन मुझे बेचैन करता है, अकबर बोले। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मौन वही करता है जो जानता है कि सत्य शोर में नहीं मिलता। अकबर ने उस रात संदूक की ओर देखा। पहली बार उन्होंने सोचा शायद उसे कभी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य खुलना नहीं था। उसका उद्देश्य था सोच जगाना। बीरबल के शब्दों के बाद दरबार में जो सन्नाटा छाया वो किसी आदेश से नहीं टूटा। वो सन्नाटा स्वयं एक उत्तर बन गया था। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि राज्य अब केवल उनके निर्णयों से नहीं चल रहा, बल्कि लोगों की सोच से भी आकार ले रहा है। ये परिवर्तन सहज नहीं था, पर आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद एक और कठिन प्रसंग सामने आया। सीमा पर बसे एक छोटे से प्रांत में असंतोष फैल गया था। कारण न कर था न अकाल, बल्कि ये भावना कि उनकी बात कभी सुनी ही नहीं जाती। प्रतिनिधि दरबार में आए। वे क्रोधित नहीं थे, बस थके हुए थे। अकबर ने सब सुना। फिर आदतन उनकी दृष्टि बीरबल की ओर गई। बीरबल मौन थे। अकबर ने इस बार स्वयं प्रश्न किया, यदि प्रजा बोले और राज्य सुने नहीं तो दोष किसका होता है। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल प्रांत के प्रतिनिधियों की ओर देखा। उनमें से एक वृद्ध आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें सुना जाना चाहिए। ये वाक्य किसी शस्त्र की तरह नहीं, किसी प्रार्थना की तरह गिरा। अकबर ने उस क्षण समझ लिया, ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर केवल सत्ता नहीं दे सकती। उन्होंने आदेश दिया कि उस प्रांत के लोग स्वयं अपनी समस्याएं लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे और दरबार का एक प्रतिनिधि महीनों तक वहीं रहेगा, सुनने के लिए, आदेश देने के लिए नहीं। दरबारियों को यह असहज लगा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। रात को अकबर ने पूछा, आज तुमने कुछ कहा नहीं, क्या ये निर्णय सही है। बीरबल ने पहली बार मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपना, आज आपने वो किया जो मैं कहता, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या अब मेरी बुद्धि पर्याप्त है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बुद्धि पर्याप्त कभी नहीं होती, पर सीखने की इच्छा हो तो वो सही दिशा में होती है। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्होंने संदूक की ओर नहीं देखा, उन्होंने स्वयं की ओर देखा, और वहीं से एक नया अध्याय जन्म लेने लगा, जहां बीरबल मार्गदर्शक नहीं बल्कि मूक साक्षी बनने लगे। लेकिन यही मौन आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करने वाला था, क्योंकि जब बुद्धि बोलना छोड़ देती है तो इतिहास स्वयं बोलने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। फतेहपुर सीकरी में अब हर कोई बदलते हुए दरबार और मौन बीरबल की आदतों का आदी हो चुका था। बीरबल की उपस्थिति अब केवल मार्गदर्शक नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता का प्रतीक बन गई थी। वे अब केवल सवालों का उत्तर नहीं देते थे,
वे सुनते थे, सोचते थे और सही समय पर केवल एक संकेत देते थे। एक दिन अकबर ने स्वयं बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। ये बुलावा किसी आम प्रश्न या आदेश के लिए नहीं था। ये बुलावा उस क्षण का प्रतीक था जब शाही सत्ता और व्यक्तिगत अनुभव आमने सामने थे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अब तक मेरे दरबार में जो मौन अपनाया वो केवल शक्ति के लिए नहीं था, मुझे समझ में आ गया। पर क्या तुम अब कहोगे कि तुम्हारा समय पूरा हुआ है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, मेरा समय यहां केवल तब पूरा होगा जब आप स्वयं अपनी बुद्धि और निर्णय से ये समझ लें कि कोई भी व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता। राज्य केवल नियम और आदेश से नहीं बल्कि सोच और संवाद से चलता है। अकबर ने सिर झुकाया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को सिर झुकाने की अनुमति न देकर स्वयं ऐसा किया। उन्होंने सवाल किया, तो क्या तुम्हारा अब दरबार से विदाई का समय है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा, पर अब मेरी आवाज केवल मार्गदर्शन के लिए उठेगी, आदेशों के लिए नहीं। अकबर ने उस क्षण महसूस किया कि ये मौन किसी साधारण उपस्थिति का नहीं बल्कि एक इतिहास की चेतना का प्रतीक है। दरबार में अब निर्णय केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ और सहमति से लिए जाने लगे। संध्या के समय बीरबल ने धीरे धीरे दरबार में कदम रखा। लोग देखते रह गए, कोई उनके पास नहीं गया, पर सबकी नजरें उन पर थीं। उन्होंने केवल देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अब भय नहीं था, न ही अहंकार। ये वो शांति थी जो केवल अनुभव और समझ से आती है। अकबर ने अंततः कहा, बीरबल, आज तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि केवल उत्तर नहीं देती, वो मार्ग दिखाती है, और यही सबसे बड़ा उत्तर है। बीरबल ने सिर झुकाया। संदूक अब भी नहीं था, पर अब वो केवल डर का प्रतीक नहीं रहा, ये शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। और पहली बार अकबर ने महसूस किया कि किसी भी साम्राज्य की असली शक्ति केवल उसकी सत्ता में नहीं बल्कि उसके भीतर उठती सोच में है। समय की गति धीमी लेकिन अटल थी। फतेहपुर सीकरी के महलों में अब वही वातावरण था जो बीरबल के मौन और अकबर के विचारों से गहराई से प्रभावित हुआ था। दरबार केवल आदेशों का स्थान नहीं रहा बल्कि विचारों और संवाद का केंद्र बन गया। पर बीरबल जानते थे, अब उनका सबसे कठिन निर्णय स्वयं का है। अकबर ने एक शाम निजी कक्ष में बीरबल को बुलाया। बाहर सूरज डूब रहा था और हल्की रोशनी दियों में झिलमिला रही थी। ये दृश्य किसी महाकाव्य के अंतिम अध्याय जैसा प्रतीत हो रहा था। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारे मौन और मार्गदर्शन ने राज्य में संतुलन बना दिया है, पर अब समय आ गया है कि तुम स्वयं का निर्णय लो। क्या तुम्हें ये दरबार छोड़ना चाहिए? बीरबल ने क्षण भर दूर की ओर देखा। उन्होंने वो संदूक भी देखा जो अब केवल प्रतीक बन चुका था। उन्होंने देखा कि ये वस्तु किसी भय की नहीं बल्कि चेतना की याद है। धीरे से बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा, पर अब मेरी भूमिका केवल मार्गदर्शन की होगी, शासन में हस्तक्षेप नहीं। मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझसे नहीं पूछा जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। ये निर्णय बीरबल का विदाई नहीं था बल्कि एक नई समझ का जन्म था। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अब राज्य केवल आदेशों और नियमों से नहीं चलेगा, वो समझ, सहमति और विवेक से चलेगा। यही मेरी अंतिम परीक्षा थी और यही मेरा अंतिम उत्तर है। अकबर ने उस क्षण महसूस किया कि बीरबल की बुद्धि केवल उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके मौन और निर्णय में भी जीवित है। उन्होंने कहा, तुमने ये साबित कर दिया बीरबल कि वास्तविक शक्ति केवल शासन करने में नहीं बल्कि सोचने और समझने में है। बीच में दीवारों पर टंगे संदूक ने अपनी मौन उपस्थिति से सबको स्मरण कराया कि कभी-कभी सबसे बड़ा उत्तर केवल प्रतीक से भी दिया जा सकता है। बीरबल ने ना तो खुशी जताई ना ही दुख। उन्होंने सिर झुकाया और वहीं खड़े होकर अकबर की ओर देखा। सम्राट ने पहला बार महसूस किया कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी शक्ति को परखता है पर कभी उसका बोझ नहीं बढ़ाता। बाहर रात की चांदनी फतेहपुर सीकरी के संगमरमर पर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और वही ठंडक बीरबल के मौन में शांति बनकर बह रही थी। इस क्षण से ये स्पष्ट था, संदूक का रहस्य खुला नहीं पर उसका अर्थ हमेशा जीवित रहेगा। और इसी तरह फतेहपुर सीकरी में
इतिहास ने अपनी सबसे गहरी परीक्षा दी, जहां बुद्धि, मौन और शक्ति ने एक साथ मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि समझ और विवेक में होता है। फतेहपुर सीकरी की शामें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हवाओं में शांति और इतिहास की गूंज दोनों साथ साथ बह रही थीं। दरबार में अब केवल आदेशों की नहीं, विचारों और विवेक की आवाज गूंज रही थी। पर सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था बीच का मौन। बीरबल का मौन, जो कभी खाली लगता था, अब राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। अकबर और बीरबल दोनों उसी दिन सिंहासन पर नहीं, बल्कि आम स्थान पर बैठे थे। उनके बीच ना तो कोई शक्ति का अंतर था, ना ही कोई अपेक्षा, केवल अनुभव और समझ की बराबरी थी। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं, शासन केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि सुनने, समझने और सीखने से चलता है, और यही सबसे बड़ा उत्तर है। बीरबल ने सिर झुकाया। उनका उत्तर केवल मौन था, पर वही मौन शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली था। अकबर ने आगे कहा, संदूक अब वो केवल वस्तु नहीं, वो प्रतीक बन गया है। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य हमें सुनना और समझना सिखाता है, ना कि खोलना। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। उनके चेहरे पर अब संतोष था। उन्होंने कहा, जहांपना, कभी-कभी उत्तर केवल प्रतीक में छुपा होता है, और सबसे बड़ी परीक्षा केवल सत्ता और बुद्धि की नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच और विवेक की होती है। संदूक अब भी वहीं था, खुला नहीं, पर उसकी मौन उपस्थिति ने हर दरबारी के मन में शिक्षा छोड़ दी। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि समझ और सहमति में होती है। उस शाम जब सूर्य ढलकर लालिमा में बदल गया, बीरबल ने दरबार को छोड़ने का संकेत दिया। ये विदाई नहीं थी, बल्कि नए युग की शुरुआत थी। फतेहपुर सीकरी के गलियारों में अब हर कदम एक कहानी कह रहा था, बुद्धि, मौन और विवेक की कहानी। अकबर ने खुद अपनी दृष्टि को स्थिर किया। उन्होंने समझ लिया कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा केवल विजयों या युद्धों में नहीं, बल्कि मन और विचार की गहराई में होती है। संदूक अब एक रहस्य नहीं रहा, वो शिक्षा बन चुका था। बीरबल की बुद्धि अब केवल दरबार में नहीं, बल्कि हर नागरिक के दिल और सोच में जीवित थी। और इसी तरह इतिहास ने अपने पन्नों में लिखा कि सबसे बड़ी बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रखने, सुनने और सोचने में होती है। फतेहपुर सीकरी की रात अब शांत थी, पर उसका हर कोना गूंज रहा था, बीरबल और अकबर की अनकही दास्तान की गूंज, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। समाप्त।